हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और मेरे जो वीडियो लेक्चर्स हैं उनसे भी आपको बहुत हेल्प मिल रही होगी फॉर योर एग्जामिनेशन। तो फिर चलिए हम आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास एंड दिस इज द 56 लेक्चर ऑन इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट। एंड इस टाइम हम लोग पढ़ रहे हैं एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट। इस टॉपिक पर ये मेरा दूसरा लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में हमने ये सारे टॉपिक जो स्क्रीन पे आपको इस टाइम दिख रहे हैं, ये सारे ही टॉपिक हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे। मैंने आपको बताया था एग्रीगेट डिमांड क्या है, एग्रीगेट डिमांड का शेड्यूल कर्व कैसे बनाया जाता है, कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड क्लोज्ड इकोनॉमी में, ओपन इकोनॉमी में, और एग्रीगेट सप्लाई क्या है, एग्रीगेट सप्लाई शेड्यूल क्या है, कर्व क्या है। तो ये सारे ही टॉपिक डिटेल में हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे, राइट। और आज के लेक्चर में हम इसके आगे पढ़ेंगे। आज मैं आपको बताऊंगी कंजप्शन फंक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कंजप्शन फंक्शन। अगले लेक्चर में हम सेविंग फंक्शन पढ़ेंगे। तो आज मैं आपके बताऊंगी कंजप्शन फंक्शन, इसका ग्राफ बताऊंगी, कर्व बताऊंगी, स्लोप बताएंगे कि सी लाइन का स्लोप कैसे निकलता है, MPC यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ये दोनों क्या होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट। एंड MPC कांस्टेंट है, इसका क्या मतलब है, एल्जेब्रिक फंक्शन जो सी फंक्शन का है वो कैसे निकालते हैं और क्या होता है। ठीक है, तो ये सारी ही चीजें बहुत डिटेल में हम आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का लेक्चर। और एक बात और कि चैनल पे आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस करना बहुत जरूरी है ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए ऑफ माय अपकमिंग वीडियोस, राइट। और ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो आपको स्क्रीन पे इस टाइम दिख रही है। ठीक है, ये सारे ही सब्जेक्ट मैं अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ, सारे ही सब्जेक्ट कवर कर चुकी हूँ आज की तारीख तक, आज की तारीख यानी जनवरी 2022 तक। अगर ये वीडियो आप आगे देख रहे हैं, कुछ महीनों बाद देख रहे हैं या अगले साल देख रहे हैं तो इसमें कई और सब्जेक्ट ऐड हो चुके होंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है एक बार चैनल पे जाके प्लेलिस्ट जरूर चेक करिएगा। और अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम के हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जो भी टॉपिक आप सर्च कर रहे होंगे वो आपको मुझे मतलब मेरे चैनल पे मिल जाएगा। और ना मिले तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगी। ठीक है, और इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने जूनियर्स के साथ। ठीक, तो चलिए फिर अब बिना टाइम वेस्ट किए हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कंजप्शन फंक्शन। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि एग्रीगेट डिमांड जो एडी है उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, दैट इज सी। सी उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। सी क्या होता है, हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ठीक है, हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है किसका, एग्रीगेट डिमांड का। ठीक, अब सवाल आता है कि कंजप्शन फंक्शन क्या होता है। कंजप्शन तो हमें समझ में आ गया, अब कंजप्शन फंक्शन क्या होता है। तो कंजप्शन फंक्शंस गिव द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सी एंड वाई। ये जो कंजप्शन फंक्शन होता है ये फंक्शनल रिलेशनशिप बताता है किसके बीच में, सी एंड वाई के बीच में। सी क्या है, कंजप्शन फंक्शन, और वाई क्या है, वाई इज द इनकम। बताया था लास्ट लेक्चर में, डिस्कस हुआ है। वैसे कोशिश करिएगा कि लास्ट लेक्चर भी आप देखें क्योंकि वहां पे मैंने बेसिक डिस्कस किया है। ठीक है, अगर नहीं देखा है आपने तो। ठीक है, तो ये जो कंजप्शन फंक्शन होता है इट गिव्स द फंक्शनल रिलेशनशिप ऑफ सी एंड वाई। सी क्या है, कंजप्शन, वाई क्या है, इनकम। ठीक है, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप बताता है कंजप्शन फंक्शन। ठीक है, हाउ सी वेरीज या हाउ ये जो कंजप्शन है ये कैसे वेरी करता है एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम। यानी जैसे जैसे इनकम का लेवल चेंज होता जाता है या कह लीजिए इनकम का लेवल बढ़ता जाता है, हाउ कंजप्शन एक्सपेंडिचर चेंजेस, इसके बिहेवियर का हमें पता चलता है विद द हेल्प ऑफ कंजप्शन फंक्शन। वही चीज मैंने यहाँ लिखी है कि इट शोज द बिहेवियर ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू द लेवल ऑफ इनकम। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू लेवल ऑफ इनकम इन द इकोनॉमी, यानी इकोनॉमी के डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम पे कैसे कंजप्शन एक्सपेंडिचर चेंज होता है ये हमें कंजप्शन फंक्शन से पता चलता है। ठीक है, तो इकोनॉमिस्ट ने जब सी एंड वाई के फंक्शन की, सी एंड वाई के रिलेशनशिप की स्टडी की तो उन्हें कुछ ऐसी टेबल मिली, इस टाइप की टेबल्स मिली। ये तो केवल एक एग्जांपल है, इस टाइप का रिलेशनशिप उन्हें देखने को मिला। ये वाई का कॉलम है, वाई मतलब इनकम, ठीक है, एंड सी इज कंजप्शन। तो इन्होंने इस टाइप का फंक्शनल रिलेशनशिप, इन्हें इस टाइप का टेबल मिली। ठीक है, अब इस टेबल से तीन इंपॉर्टेंट इन्फरेंस हमें पता चलते हैं। सबसे पहला इन्फरेंस क्या है कि देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इनकम इज 0 पर फिर भी देयर इज अ कंजप्शन ऑफ ₹20।
ठीक है, इनकम 0 है पर फिर भी 20 रुपीज का कंजप्शन हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि देयर इज ऑलवेज सम मिनिमम लेवल ऑफ सी, यानी सी का हमेशा कंजप्शन का कुछ ना कुछ मिनिमम लेवल होता है, भले ही इनकम 0 हो। और इसी को कहा जाता है ऑटोनॉमस कंजप्शन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ऑटोनॉमस कंजप्शन। एक नंबर में ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑटोनॉमस कंजप्शन क्या होता है। तो ऑटोनॉमस कंजप्शन वो कंजप्शन है, वो अमाउंट ऑफ कंजप्शन है जो होता है एट 0 लेवल ऑफ इनकम। जब इनकम 0 हो तो उस लेवल पे जो कंजप्शन होता है उसको कहते हैं ऑटोनॉमस कंजप्शन। ठीक है, एंड इट्स लीड्स टू नेगेटिव सेविंग। यानी यहाँ पे देखिए इस लेवल पे क्या है, इनकम है नहीं, फिर भी 20 रुपए का कंजप्शन हो रहा है। इसका मतलब क्या है, यानी कुछ बोरोइंग की गई है या फिर कुछ पास्ट सेविंग, पुरानी कुछ सेविंग थी उसको यूज किया गया है। ठीक है, तो इट्स लीड टू नेगेटिव सेविंग। तो ये पहला इन्फरेंस हमें इस फंक्शन से पता चलता है। दूसरा इन्फरेंस हमें ये पता चलता है कि देखिए यहाँ पे देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन सी एंड वाई। सी और वाई के बीच में क्या है, पॉजिटिव रिलेशनशिप। जैसे जैसे लेवल ऑफ इनकम बढ़ रहा है, कंजप्शन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, तो देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन सी एंड वाई, सी और वाई के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप है। ये दूसरा इन्फरेंस हमें इस फंक्शन से पता चल रहा है। तीसरा जो हमें इस फंक्शन से इन्फरेंस पता चल रहा है, दैट इज ये देखिए यहाँ पे क्या है, इनकम 0 है, कंजप्शन 20 है, फिर इनकम बढ़ी, कंजप्शन बढ़ा, फिर इनकम बढ़ी, कंजप्शन इस लेवल पे क्या है, दोनों बराबर हो गए। ठीक, फिर उसके बाद इनकम बढ़ी 150 हो गई, कंजप्शन 100 से क्या हो गया, 140 हो गया। तो इससे हमें ये पता चलता है कि एट हायर लेवल ऑफ इनकम, हायर लेवल ऑफ इनकम पे क्या होता है कि इंटायर इंक्रीज इन इनकम इज नॉट कन्वर्टेड इनटू सी। मतलब एट हायर लेवल ऑफ इनकम, यानी जब इनकम ज्यादा होती है तो पूरी की पूरी इनकम कंज्यूम नहीं की जाती है, अ पार्ट ऑफ द इनकम इज कन्वर्टेड इनटू सेविंग, यहां से सेविंग शुरू होती है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लास्ट लेक्चर में ही मैंने दिया था, सपोज करिए पहले सैलरी थी 20,000 रुपए। ठीक है, तो 20,000 तो 20,000 पूरी कंज्यूम हो जाती थी, फिर हुई 50,000 रुपए। तो चलिए 50,000 में 30,000 कंज्यूम होता था, बाकी सेव होता था। फिर बाद में सैलरी हो गई 1 लाख रुपए। ठीक है, तो 1 लाख रुपए में 30,000 कंज्यूम होगा, 70,000 क्या हुआ, सेव हुआ। तो एट हायर लेवल ऑफ इनकम, जब इनकम लेवल बढ़ गया तब क्या हुआ, अ पोर्शन ऑफ इनकम इज कन्वर्टेड इनटू सेविंग, यानी कुछ कंज्यूम होगा और बाकी क्या होगा, सेव होगा। ठीक है, तो दिस इज द थर्ड इन्फरेंस, ये तीसरा इन्फरेंस है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि सी इंक्रीज करता है बट ऑफन लैग बिहाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज इन वाई। यानी जैसे जैसे वाई इंक्रीज करता है सी भी इंक्रीज करता है, लेकिन सी क्या होता है, लैग बिहाइंड वाई, यानी सी पीछे रह जाता है एट हायर लेवल ऑफ इनकम वाई से, वाई मतलब इनकम से पीछे रह जाता है। ठीक, क्यों, क्योंकि इनकम का एक सर्टेन पोर्शन आगे चल के इनकम जो है वो आगे चल के कंजप्शन प्लस सेविंग में कन्वर्ट होती है, सेव भी होने लगता है। ठीक है, तो ये तीन इन्फरेंस हमें समझ में आते हैं इस कंजप्शन फंक्शन को देख के। ठीक, अब जरा अगला टर्म है सी लाइन। ये सी लाइन क्या है, तो कुछ नहीं, जो कंजप्शन फंक्शन है उसको जब हम ग्राफिकली डायग्रामेटिकली प्रेजेंट करते हैं ग्राफ पे, और सी एंड वाई के बीच में जब रिलेशनशिप हम ग्राफ में प्रेजेंट करते हैं, तो जो लाइन निकल के आती है, जो कर्व निकल के आता है, उसी को कहते हैं सी लाइन। ठीक है, सी लाइन क्या है, सी और वाई का बीच में जो रिलेशनशिप जब हम ग्राफिकली प्रेजेंट करते हैं। तो देखिए दिस इज द ग्राफ, ये वो ग्राफ है। एक्स एक्सिस पे हमने इनकम को प्लॉट किया है, वाई एक्सिस पे हमने कंजप्शन को प्लॉट किया है। ठीक है, अब मैं लास्ट लेक्चर में बता चुकी हूँ कि इनकम का ग्राफ कैसे बनता है, वाई का ग्राफ कैसे बनता था, तो वाई का ग्राफ जो है 45 डिग्री बनाता था एक्स एक्सिस से। ठीक है, क्यों, क्योंकि एक्स एक्सिस पे हम इनकम प्लॉट कर रहे हैं, तो वाई जो इनकम का ग्राफ होगा वो क्या होगा, एक्स एक्सिस से वाई 45 डिग्री बनाता हुआ स्ट्रेट लाइन जाएगा। तो वाई का ग्राफ ये आ गया, जो पर्पल कलर से मैंने स्केच से खींचा है। ठीक है, ये हो गया वाई की लाइन, वाई लाइन। फिर इसके बाद अगर अब मैं कंजप्शन फंक्शन की बात करूं, तो देखिए इनकम जब 0 है कंजप्शन 20, इनकम 50 है तो कंजप्शन 60, इनकम 100 है तो कंजप्शन 100, इनकम 150 तो कंजप्शन 140। ठीक है, ये 4 पॉइंट मिल गए। अब आप इनको ज्वाइन करेंगे तो ये आ गई सी की लाइन, ब्लू वाली लाइन जो है वो सी की लाइन आ गई। ठीक है, तो आप देख रहे हैं एट दिस पॉइंट, ये जो बी पॉइंट है, इस पॉइंट पे क्या है, y इक्वल्स टू सी, यानी इनकम और कंजप्शन क्या है, बराबर है। तो इसी को कहा जाता है ब्रेक इवन पॉइंट। दिस पॉइंट इज कॉल्ड ब्रेक इवन पॉइंट।
ठीक है। तो कंजप्शन फंक्शन के बारे में आपसे पूछा जाए तो आप पूरा लिखेंगे कि सी और वाई के बीच में फंक्शनल रिलेशनशिप इससे फाइंड आउट होता है, और ये टेबल बनाएंगे और उसके साथ ये ग्राफ बनाएंगे, और ग्राफ में आप लिखेंगे कि दिस इज द ब्रेक इवन पॉइंट। ये ब्रेक इवन पॉइंट है, यहाँ पे क्या है, वाई और सी बराबर होता है। और अगर मैं इस पोर्शन की बात करूं तो इस पोर्शन में क्या है, सी इज ग्रेटर देन वाई। इस पोर्शन में क्या है, C इज ग्रेटर देन Y, यानी कंजप्शन ज्यादा है, इनकम कम है। फिर कंजप्शन और इनकम बराबर हो जाती है, और फिर एट हायर लेवल ऑफ इनकम यहाँ पे इनकम ज्यादा हो जाती है, कंजप्शन कम हो जाता है। तो वही ये देखिए थर्ड पॉइंट यही तो था, एट हायर लेवल ऑफ इनकम, यानी 100 रुपीज से ऊपर की जब इनकम होगी तो कंजप्शन विल लैग बिहाइंड Y। यही तो कहा था, 100 रुपीज से जब ऊपर लेवल की इनकम होगी तो कंजप्शन क्या होगा, लैग बिहाइंड वाई, सॉरी ये ऐसे होगा, कंजप्शन लैग बिहाइंड वाई, यानी कंजप्शन कम होगा, इंक्रीज होगा कंजप्शन में कम होगा, और इंक्रीज इन सैलरी ज्यादा होगा, इंक्रीज इन इनकम, नॉट सैलरी, इंक्रीज इन इनकम ज्यादा होगा। ठीक है, तो दिस इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस ग्राफ। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बताती हूँ स्लोप ऑफ सी लाइन। ये जो कंजप्शन फंक्शन की लाइन है इसका स्लोप कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कंजप्शन लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन का स्लोप तो हम जानते हैं। स्ट्रेट लाइन का स्लोप कैसे निकलता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ऐसे ही निकलता है ना। स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन कैसे निकलता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अगर इसी वाले ग्राफ जो अभी लास्ट स्लाइड में मैंने जो ग्राफ बनाया था, इसी वाले ग्राफ को यहाँ पे प्लॉट किया है, अगर चलिए हम इसका स्लोप निकालते हैं। ये है सी लाइन, ठीक है, सेम वही है, एक्स एक्सिस पे इनकम प्लॉट किया है, वाई एक्सिस पे कंजप्शन प्लॉट किया है, वही पॉइंट्स है सारे, उसी टेबल को यूज करके सी लाइन बनी है। ठीक है, अब चलिए इसका स्लोप निकालते हैं, ये जो स्ट्रेट लाइन है इसका स्लोप निकालते हैं। तो ये लिया हमने, ये पॉइंट लिया, इसका नाम रख देते हैं, ये हुआ ए, ये बी, ये सी। ठीक है, स्लोप निकालते हैं। तो स्लोप क्या होता है, स्लोप ऑफ सी लाइन क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हुआ ये पॉइंट, ठीक है, परपेंडिकुलर ये, तो परपेंडिकुलर क्या हुआ, डेल्टा सी, यानी 140 माइनस 100, यानी डेल्टा सी क्या हुआ, 140 माइनस 100 यानी 40। ठीक है, ये आ गया। और अपॉन बेस, बेस क्या है, इनकम, इनकम यहां से लेके यहां तक होगी, यानी 150 माइनस 100, तो 150 माइनस 100 इज 50, तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा वाई इज 50, तो यानी 40 बाई 50 डिवाइड करेंगे आएगा 0.8, यानी स्लोप ऑफ दिस सी लाइन, इस सी लाइन का स्लोप क्या आ गया, 0.8। कैसे आया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है, सी, और बेस क्या है, वाई। ठीक है, तो सी में कितना चेंज और बेस में कितना चेंज, हमने इसको डिवाइड किया तो आ गया स्लोप ऑफ सी लाइन। ठीक है, तो स्लोप ऑफ सी लाइन क्या बताता है, ये बताता है रेट एट विच सी इंक्रीजेस इन रिस्पॉन्स टू द चेंज इन वाई, यानी रेट एट विच सी इंक्रीजेस विद रिस्पॉन्स टू चेंज इन वाई, यानी वाई के चेंज होने से सी में कितना चेंज आता है, कंजप्शन में कितना चेंज आता है, ये हमें इस स्लोप ऑफ सी लाइन से पता चलता है। ठीक, यहां तक समझ में आया। और इसी को कहा जाता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक है, ये जो सी लाइन, ये जो ग्राफ में जो सी लाइन बनी है, इसका जो स्लोप होता है वो क्या होता है, उसका स्लोप होता है डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई। ठीक है, इसका स्लोप क्या है, डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई, और यही होता है एमपीसी, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, और यही होता है एमपीसी। एमपीसी क्या है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है, इसको मेजर करते हैं एज अ रेशियो बिटवीन डेल्टा सी एंड डेल्टा वाई। ठीक है, ये जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, इसको कैसे मेजर करते हैं, डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई। डेल्टा सी क्या है, इंक्रीज इन सी, डेल्टा वाई क्या है, इंक्रीज इन वाई, यानी डेल्टा सी कितना कंजप्शन में इंक्रीज हो जाता है विद इंक्रीज इन इनकम। जब इनकम इंक्रीज होती है तो उसके रिस्पॉन्स में कंजप्शन में कितना इंक्रीज आता है, इसी को कहते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक है, ये जो वर्ड है प्रोपेंसिटी, इसका क्या मतलब है, प्रोपेंसिटी मतलब होता है इंक्लिनेशन, कह लीजिए एक तरफ का, कह लीजिए ट्रेंड। ठीक है, मतलब कितना इनकम का कितना प्रोपोर्शन कंज्यूम होगा, इसका आइडिया लगता है हमें मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम से, एमपीसी से। ठीक है, एमपीसी हमें समझ में आ गया। अब जरा एपीसी की भी बात कर लेते हैं। एपीसी इज एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जैसे एमपीसी है ना वैसे अब एपीसी, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो ये क्या होता है, दिस इज द टोटल कंजप्शन डिवाइडेड बाय टोटल इनकम। एपीसी क्या है, सी बाई वाई। ठीक है, एपीसी क्या है, सी बाई वाई, टोटल कंजप्शन डिवाइडेड बाय टोटल इनकम इज एपीसी।
ठीक है। और एमपीसी अभी हमने क्या देखा था, एमपीसी इज डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई। ठीक, याद रहेगा। एपीसी क्या है, सी बाई वाई, और एमपीसी क्या है, डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई। ठीक, तो अगर इसी पॉइंट पे यही वाला जो ग्राफ अभी लास्ट स्लाइड में था, इसी में मुझे अगर एमपीसी और एपीसी निकालना है, तो एमपीसी तो अभी मैंने निकाला था, एमपीसी निकाला था ना, डेल्टा सी और डेल्टा वाई निकाला था, और इसको जब पुट किया था तो आया था 0.8। और इसी में अगर एपीसी निकालना हो एट पॉइंट सी पॉइंट पे अगर मुझे एपीसी निकालना है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम निकालना है, तो सी पॉइंट पे बताइए सी क्या है। सी पॉइंट पे ये जो सी पॉइंट है, इस पे सी क्या है, सी है 140 और y क्या है 150। तो डिवाइड करिए 140 को 150 से, आ जाएगा 0.933। यानी हम बात करें सी पॉइंट पे एपीसी क्या है, एपीसी इज 0.933 और एमपीसी क्या है, एमपीसी है 0.8। ठीक, ये बात समझ में आई। अब ये जो एमपीसी है, एमपीसी तो कांस्टेंट होगा ना, स्ट्रेट लाइन अगर है तो स्ट्रेट लाइन का स्लोप तो कांस्टेंट होता है, ये तो हम जानते हैं। जो कर्व होता है उसका जो स्लोप होता है वो हर पॉइंट पे अलग अलग होता है, लेकिन जो स्ट्रेट लाइन है इसका स्लोप तो कांस्टेंट होता है ना। ठीक है, यानी एमपीसी इज कांस्टेंट। जो एमपीसी है ये क्या है, एमपीसी, क्योंकि स्लोप ऑफ सी लाइन है, और हम जानते हैं सी लाइन अगर स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, यहां तक ये बात समझ में आई। अब ये जो एमपीसी है, इसकी वैल्यू से हमें क्या पता चलता है, ये जो एमपीसी है इसकी वैल्यू से हमें क्या पता चलता है, ये खास बात है। व्हाट इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस एमपीसी, ये जो एमपीसी है इसका इंटरप्रिटेशन क्या है, इससे हमें क्या पता चलता है। तो इससे हमें ये पता चलता है दैट एवरी टाइम देयर इज राइज इन वाई, यानी जब भी देयर इज अ राइज इन वाई, देयर इज अ कांस्टेंट प्रपोर्शन ऑफ इट इज कन्वर्टेड इनटू सी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंटरप्रिटेशन ऑफ एमपीसी, एमपीसी की वैल्यू को देख करके आपको क्या पता चलता है। तो एमपीसी की वैल्यू को देख के हमें ये पता चलता है, देखिए इसका फॉर्मूला क्या है, डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई, ये फॉर्मूला है। तो यानी इसकी वैल्यू को हमें ये देख के पता चलता है कि एवरी टाइम व्हेन देयर इज अ राइज इन वाई, यानी जब भी देयर इज अ राइज इन वाई, यानी जब भी देयर इज अ राइज इन इनकम, द कांस्टेंट प्रपोर्शन ऑफ इट, यानी इसका एक कांस्टेंट प्रपोर्शन किस में कन्वर्ट हो जाता है, कंजप्शन में। ठीक है, दिस इज एमपीसी, दिस इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ एमपीसी। ठीक है, और अभी जो हमने एग्जांपल किया था उसमें एमपीसी की वैल्यू कितनी आई थी, 0.8। तो इसका मतलब क्या है, अगर एमपीसी 0.8 है तो इसका इंटरप्रिटेशन क्या है, इसका इंटरप्रिटेशन है कि एवरी टाइम व्हेन देयर इज अ राइज इन इनकम, यानी जब भी डेल्टा वाई होगा, जब भी राइज इन इनकम होगी, तो 80% ऑफ इट इज कन्वर्टेड इनटू कंजप्शन। जब भी इनकम राइज होगी तो 80% उसका कंजप्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दिस इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ एमपीसी, वैल्यू ऑफ एमपीसी का ये इंटरप्रिटेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलिए अब आखिरी टॉपिक एक और है, एल्जेब्रिक फंक्शन ऑफ सी फंक्शन, एल्जेब्रिक इक्वेशन ऑफ सी फंक्शन। ये जो सी फंक्शन है, ठीक है, इसका एल्जेब्रिक इक्वेशन क्या है। ठीक है, तो आपने 9th क्लास में मैथ्स में पढ़ा होगा, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो हमने पढ़ा है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, जिसमें m क्या होता है, m होता है स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक, c क्या होता है, c होता है y इंटरसेप्ट। ठीक है, C क्या होता है, y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि ये जो स्ट्रेट लाइन है y एक्सिस पे किस पॉइंट पे इंटरसेप्ट कर रही है, उसको कहते हैं y इंटरसेप्ट। ठीक है, 9th क्लास में था ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, 10th में होगा शायद अब। ठीक है, पहले तो ये 9th में था। तो ये क्या होता है, ये होता है y इंटरसेप्ट, और m क्या होता है, स्लोप। ठीक है, तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये इक्वेशन होता है, बेसिक इक्वेशन होता है स्ट्रेट लाइन का। ठीक है, तो अगर मुझे इसी इक्वेशन को यूज करते हुए, अगर मुझे ये जो कंजप्शन फंक्शन है इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है, तो मैं कैसे लिखूंगी। देखिए y, यहाँ पे y का मतलब क्या है, y का मतलब है कि y एक्सिस पे हमने कौन सा वेरिएबल शो किया है, तो y एक्सिस पे हमने कंजप्शन शो किया है, तो आ गया c। ठीक, m क्या है, m है स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो बताइए स्लोप क्या है स्ट्रेट लाइन का, स्ट्रेट लाइन का स्लोप है एमपीसी, जो स्लोप है स्ट्रेट लाइन का एमपीसी अभी हमने पढ़ा था। ठीक है, फिर है x, x क्या है, x एक्सिस पे हमने कौन सा वेरिएबल यहाँ पे लिया है, y, यानी इनकम लिया है y। ठीक, प्लस
सी क्या होता है, वाई इंटरसेप्ट, तो वाई इंटरसेप्ट वाई पे किस पॉइंट पे कट कर रहा है, 20 पे, ठीक है, तो ये आ गया 20। ठीक, अब जरा एमपीसी की वैल्यू को मैं रिप्लेस कर देती हूँ, एमपीसी तो अभी हमने एग्जाम्पल में निकाला है ना, तो c इक्वल्स टू 0.8 y प्लस 20। तो दिस इज द एल्जेब्रिक इक्वेशन ऑफ c फंक्शन, ये एल्जेब्रिक इक्वेशन है किसका, c फंक्शन का। ठीक है, आपको पता होना चाहिए, बट इसमें थोड़ा सा क्या लीजिए, थोड़ा सा मैथ्स की नॉलेज भी रिक्वायर्ड है कि अगर क्योंकि यहाँ पे ये जो y इक्वल्स टू mx प्लस c है ना, ये इक्वेशन समझ गए तो आप निकाल लेंगे। ठीक है, तो y इक्वल्स टू mx प्लस c सिंपली क्या है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है, जिसमें m क्या होता है, स्लोप होता है, c क्या होता है, y इंटरसेप्ट होता है, और y क्या होता है, y एक्सिस पे जो वेरिएबल है वो y है, और x एक्सिस पे जो वेरिएबल है वो x है। ठीक है, तो यहां से सिंपली हम आसानी से निकाल सकते हैं एल्जेब्रिक इक्वेशन ऑफ c फंक्शन। ठीक है, बहुत आसान है वैसे। चलिए, तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, ये था पूरा आज के लेक्चर का कंटेंट। आई होप आज जो मैंने पढ़ाया है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करिए, चाहे आपके ग्रेजुएशन या क्लास 12 के सिलेबस में भी ये है टॉपिक, ठीक है, या ग्रेजुएशन की बात करिए, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा लॉजिकल है, थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से समझना होगा, बट इतना टफ नहीं है, आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अब अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी सेविंग फंक्शन, और उसके बाद हमारा ये जो एडीएएस का जो पूरा टॉपिक है ये फिनिश हो जाएगा। ठीक है, आज हमने पढ़ा कंजप्शन फंक्शन, अगले लेक्चर में पढ़ाऊंगी सेविंग फंक्शन, और एग्जैक्टली एकदम ऐसे ही है जैसा कंजप्शन फंक्शन है ना, एग्जैक्टली सेविंग फंक्शन काफी कुछ ऐसा ही है। तो आज का लेक्चर जरूर मतलब अच्छे से समझिएगा, ठीक है, ना समझ में आए तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो मैं जब सेविंग फंक्शन पढ़ाऊंगी तब मैं थोड़ा सा और और ज्यादा डिटेल में बताने की कोशिश करूंगी। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, गॉड ब्लेस यू।